लीजिए फिर से हम लेकर आ गए हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी अहम खबरें। शो की शुरुआत करें उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मिक्स्ड लैंड यूज पॉलिसी को दे दी है मंजूरी। लोग अब एक ही जगह पर रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों काम कर सकेंगे। दिल्ली के डबल स्टोरी फ्लैट में अब लोग एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन भी करा सकेंगे, लेकिन इसके लिए लोगों को अपने फ्लैट्स को फ्री होल्ड से लीज होल्ड कराना होगा। यूपी अपार्टमेंट एक्ट को मंजूरी दिए जाने के बाद से डेवलपर्स की यहां बुकिंग इंक्वायरी अचानक से तेज हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन में पिछले 3 साल से चले आ रहे कानूनी विवाद के चलते मार्केट सेंटिमेंट्स डाउन हो गए थे, लेकिन इस पहल ने बायर्स में नया जोश भर दिया है। हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट में सालों से छाई मंदी अब दूर होने वाली है। अलग तेलंगाना राज्य के गठन के बाद अब हैदराबाद के प्रॉपर्टी बाजार में जल्द ही बूम देखने को मिल सकता है। शायद यही कारण है कि हैदराबाद के डेवलपर्स और निवेशकों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी जा रही है। हैदराबाद के रियल एस्टेट डेवलपर्स के चेहरों पर अब खुशी की लहर है, क्योंकि डेवलपर्स को अलग तेलंगाना राज्य का गठन होने के बाद अब रियल एस्टेट सेक्टर का भविष्य नजर आ रहा है। पिछले साल डेवलपर्स बिल्डिंग्स और फ्लैट्स तो बना रहे थे, लेकिन उनका कोई खरीदार नहीं मिल रहा था, और जो मिले भी उन्होंने इतने कम दाम दिए कि उससे उनकी लागत भी पूरी तरह नहीं निकल पाई, जिसके चलते चेन्नई और बेंगलुरु के साथ साथ दिल्ली नोएडा के रियल एस्टेट सेक्टर के मुकाबले यहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर में पहले से ही 35% की गिरावट है। इस मंदी के चलते अकेले हाईटेक सिटी हैदराबाद में 67 छोटे बड़े बिल्डरों के 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट या तो शुरू ही नहीं हो पाए, और जो प्रोजेक्ट शुरू भी हो गए हैं वे खरीदारों के रियल एस्टेट बाजार से दूर रहने के चलते पूरे होने का नाम ही नहीं ले रहे। स्पेसिफिकली हैदराबाद में मैंने देखे हुए है, अगर हम इंडिपेंडेंट बिल्डिंग्स की बात करें, छोटे छोटे एक ब्लॉक बनाते हैं काफी डेवलपर, जो उसमें काफी प्रोजेक्ट्स रुके हुए, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, हम जिस लेवल पे जिस स्केल पे काम करते हैं गेटेड कम्युनिटीज में, जहां पर करीब 250-300 CR के वर्थ के प्रोजेक्ट्स लगते हैं, उसके अंदर अच्छी बात यह है कि काफी प्रोजेक्ट्स रुके नहीं है। जस्ट बात सही है कि काफी प्रोजेक्शन स्लो हो गया है। जो हमारी एक्सपेक्टेड स्पीड थी उसको हमें स्लो करना पड़ा है किसी न किसी वजह से। तेलंगाना के साथ साथ सीमांध्रा में भी पूर्ण बहुमत वाली सरकार आ जाने के बाद अब रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों का भरोसा है कि हैदराबाद में रियल एस्टेट सेक्टर फिर से जोर पकड़ेगा। वहीं तेलंगाना में कई और शहर भी विकसित होंगे, जिसके चलते शहर में निवेश के प्रभाव में तेजी आएगी और निवेशक बेंगलोर और चेन्नई जैसे शहरों की तरफ का रुख नहीं करेंगे। वहीं रियल एस्टेट से जुड़े लोगों का मानना है कि इसके लिए भी कम से कम 6 महीने का इंतजार और करना होगा, जिसके बाद कीमतों में करीब 15% का उछाल देखा जा सकता है। लेकिन अब ये लग रहा है माहौल क्लियर होने के बाद में पॉलिटिकली भी कि लोगों की पॉजिटिविटी अभी बढ़ी है। अगर हम देखें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये ईयर बहुत पॉजिटिव है, और लास्ट 2 महीने की कंपैरिजन में भी जहां पर इलेक्शन वगैरह का माहौल था, अनसर्टिनिटी थी, अभी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, सिर्फ जून महीने के लिए देखे तो हमने डबल बुकिंग्स देखे हुए हमारे खुद के प्रोजेक्ट के ऊपर, जहां पर मई और अप्रैल के मुकाबले में। तो हमें लग रहा है कि मार्केट आने वाला अभी बहुत पॉजिटिव हो रहा है। हालांकि 2 साल पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि 2013 और 2014 में हैदराबाद में आवासीय संपत्तियों की कीमतों में 6 से 7% का इजाफा होगा, लेकिन अब उम्मीद 15% इजाफे की है। साथ ही पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई के मुकाबले हैदराबाद के रियल एस्टेट सेक्टर में जो अंतर है उसमें भी कमी आएगी। अलग तेलंगाना राज्य के मसले के निपटने से जो निवेशक हैदराबाद में निवेश करने से बच रहे थे, अब उम्मीद जताई जा रही है कि वो ज्यादा निवेश करेंगे। ऊपर से हैदराबाद के अब अगले 10 साल के लिए तेलंगाना और सीमांध्रा की संयुक्त राजधानी बने रहने के कारण भी शहर के रियल एस्टेट बाजार को दम मिलेगा। आउटर रिंग रोड, बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स का CBD क्षेत्र, काची बावली, हाईटेक सिटी, कुकातापल्ली, मियापुर और चंदानगरू जैसे इलाकों को रियल एस्टेट के निवेश के लिहाज से काफी अच्छा माना जा रहा है। गवर्नमेंट दोनों साइड स्टेबल हो गया, बाइफरकेशन हो गया, आंध्रा गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, वहाँ भी स्टेबल गवर्नमेंट आ गया, यहाँ पे भी तेलंगाना भी मेजोरिटी के साथ आया TRS गवर्नमेंट का, ये भी स्टेबल गवर्नमेंट है। तो मेरे हिसाब से अभी
जो लास्ट 4-5 साल जो थे अच्छे दिन आएंगे जो मोदी साहब कह रहे हैं, मेरे हिसाब से तो अनदर एक 3-4 महीने या 6 महीने में आ जाना चाहिए। हैदराबाद का मार्केट पिकअप करेगा बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट आया। नाउ डिसीजंस विल बी टेकन। अभी लास्ट 2-3 साल से तो कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे थे गवर्नमेंट। सो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट तो पिकअप करेंगे। पिछले 3-4 सालों में डेवलपर्स द्वारा पेश की गई 1,18,000 रेसिडेंशियल फ्लैटों में से 33,000 की अभी तक बिक्री नहीं हो पाई है और लगभग 69,800 फ्लैट अभी निर्माणाधीन है। तो ऐसे में अब जब बंटवारे को लेकर राजनीतिक अनिश्चितता खत्म हो गई है, तो हैदराबाद के साथ वारंगल, गुंटूर, विशाखापट्टनम, कर्नूल, प्रकाशम और अन्य शहरों में भी जमीन की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि बेंगलोर और चेन्नई की तर्ज पर यहाँ भी रियल एस्टेट का कारोबार अब फिर से तेजी पकड़ेगा। हैदराबाद से केजे श्रीवत्सन के साथ सपन मिश्रा, न्यूज़ 24। कम आय वर्ग के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। एक तरफ जहां सरकार सस्ते घर बनाने की योजना तैयार कर रही है, वहीं दूसरी ओर टाटा और महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां भी कम आय वर्ग के लोगों के लिए सस्ते घरों का निर्माण करेंगी। देश में करोड़ों लोगों के पास आजादी के 68 साल बाद भी अपना घर नहीं है। इन लोगों के लिए आज भी अपने घर का सपना एक सपना ही है। कई दशकों से ना ही सरकार और ना ही प्राइवेट कंपनियां इन लोगों के घर के सपने को पूरा कर सकी, लेकिन अब शायद इस आबादी के लिए अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि जहां नई सरकार ने सस्ते घर की योजना बनाने पर तेजी से काम शुरू कर दिया है, वहीं अब कई बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी सस्ते घर की स्कीम लेकर आ रही हैं। महिंद्रा और टाटा समूह जैसी बड़ी कंपनियां अब कम आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए अफोर्डेबल हाउसिंग पर ज्यादा जोर दे रही हैं। महिंद्रा ग्रुप की रियलिटी कंपनी महिंद्रा लाइफ स्पेस ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस करने के लिए एक नया बिजनेस वर्टिकल हैप्पीनेस्ट लॉन्च किया है। इस वेंचर के जरिए कंपनी ने चेन्नई के अवॉर्डी और मुंबई के बायसर में 2 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिन्हें खासकर इन परिवारों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिनकी मासिक आय 20 से 40 हजार रुपए है। टाटा समूह की रियलिटी कंपनी टाटा हाउसिंग भी इस साल रियल एस्टेट सेक्टर में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसमें कंपनी लो कॉस्ट और अफोर्डेबल हाउस बनाने पर ज्यादा पैसा खर्च करेगी। 2010 में टाटा हाउसिंग ने स्मार्ट वैल्यू होम्स लिमिटेड नाम से अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लॉन्च की थी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों से देश में घरों की बिक्री में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतें हैं, जिन्हें लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि ज्यादातर डेवलपर्स ग्राहकों के लिए प्रीमियम हाउस बनाते रहे हैं, जिनकी कीमत 35 लाख से शुरू होती है, जबकि देश में सस्ते घरों की ज्यादा जरूरत है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस समय 5 लाख से 25 लाख की लागत के करीब 2 करोड़ सस्ते घरों की जरूरत है। यही कारण है कि सरकार के साथ साथ बड़े बड़े डेवलपर्स भी देश के लोगों की जरूरत के हिसाब से अब सस्ते घर बनाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। सावन शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 24। इंदिरा आवास योजना और मनरेगा के तहत अपने घर का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत घर बनाने वालों को 12,000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान देने का फैसला किया है। सरकार ने समाज कल्याण की 2 योजनाओं इंदिरा आवास योजना और मनरेगा को मिलाने का फैसला भी किया है। इंदिरा आवास योजना के तहत जो लोग अपने घर का सपना देख रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। अब केंद्र सरकार ने घर बनाने के लिए हर परिवार के हिसाब से 12,000 रुपए अतिरिक्त देने का फैसला किया है। सरकार मनरेगा के जरिए मजदूरी की रकम मुहैया कराएगी। सरकार इसके लिए समाज कल्याण की 2 योजनाओं इंदिरा आवास योजना और मनरेगा को मिला रही है। इन दोनों योजनाओं को मिलाने से इसका कुल फंड 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। नई सरकार का इन दोनों योजनाओं को मिलाने का मकसद हर शख्स को छत मुहैया कराना है। इसमें सीमेंट, स्टील और लोकल बिल्डिंग इंडस्ट्री को भी फायदा होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार इंदिरा आवास योजना के तहत पहाड़ी इलाकों में घर बनाने के लिए हर परिवार को 75,000 रुपए देती है,
जबकि मैदानी इलाकों के लिए 70,000 रुपए दिए जाते हैं। इनमें 20% लेबर कॉस्ट होती है, जो तकरीबन 14,000 रुपए बैठती है। सरकार का मानना है कि 12,000 रुपए के अतिरिक्त फाइनेंशियल सपोर्ट से इस स्कीम का लाभ उठाने वाले लोगों का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। सपन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आकाश जिंदल। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 24 में। धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल हमसे पूछ रही हैं याशिता है दिल्ली से। जी पूछिए अपना सवाल। 10-15 हजार की EMI लोन में हर महीने का जाए तो हमें दिल्ली में कहाँ पे अच्छा मकान मिल सकता है, जहाँ पे आसपास स्कूल हो, मेट्रो हो, हॉस्पिटल्स हो? याशिता जी, जहाँ तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली में तो अनफॉर्चुनेटली जो आपका EMI का बजट है उस हिसाब से आपको घर नहीं मिल पाएगा, बिकॉज जो आपकी EMI है उससे जो मैं मेकआउट कर रहा हूँ कि 15 लाख की कीमत के आसपास का आप घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। बट यस, NCR में ऐसी जगह है जहां आपको अच्छा घर मिल सकता है, और आपके बजट को देखते हुए मैं आपको सजेस्ट करूंगा यमुना एक्सप्रेसवे। मेट्रो यहाँ पे कनेक्टिविटी का प्रपोजल है कि मेट्रो यहाँ पे शुरू होगी। साथ ही साथ आने वाले समय में ऑलरेडी हम देख रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स वगैरह की व्यवस्था होगी। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि यमुना एक्सप्रेसवे पे जाएं और वहाँ पे कोई फ्लैट पसंद करें 15 लाख की रेंज के आसपास का। तो याशिता जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं जसविंदर सिंह है जयपुर से। जी पूछिए अपना सवाल। मेरा जो बजट है वो 18 से 20 लाख तक का है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करूँ, लैंड लूँ या कोई फ्लैट लूँ, और ये जयपुर में सही रहेगा, जयपुर से बाहर रहेगा? इन्वेस्टर के एंगल से मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप प्लॉट लें। अब प्लॉट उसके बाद आ जाता है कहाँ लें। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये है कि जयपुर जो आपका अपना शहर है, या जयपुर से मूव आउट किया जाए। देखिए, जयपुर शहर के अंदर एप्रिसिएशन आने वाले समय में एवरेज लेवल की रहेगी, लेकिन यहाँ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके अपने ही राजस्थान में भिवाड़ी, जो कि राजस्थान का गेटवे माना जाता है दिल्ली से जाने वाले लोगों के लिए, वहाँ आपको काफ़ी अच्छी एप्रिसिएशन मिल सकती है। वहाँ आपको 18 से 20 लाख में अभी 100 से 125 गज का प्लॉट मिल जाएगा, जो आने वाले समय में आपको 20 से 25% पर एनम की एप्रिसिएशन दे सकता है। और अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं कासिम है लखनऊ से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रॉपर्टी में। लखनऊ में मैं किस जगह इन्वेस्ट करूँ और किस सेक्टर में इन्वेस्ट करूँ? जी कासिम भाई, अगेन आप यहाँ निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टर हैं, तो यहाँ भी आपको भी जो है प्रॉपर्टी रहने के लिए नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट के एंगल से जाना चाहते हैं। जो नए एरियाज हैं वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फ्लैट भी ले सकते हैं, प्लॉट भी। बट फ्लैट में आपको सजेस्ट करूँगा बहुत हाई राइज में ना जाएं। जो अपार्टमेंट्स हैं जैसे 3 या 4 स्टोरीड अपार्टमेंट के किसी उसमें आप अपार्टमेंट ले सकते हैं, वहाँ आपके अप्रिसिएशन की अच्छी उम्मीद मिल सकती है। और अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन ले तो और अच्छा, बिकॉज वो एरिया डेवलप हो रहा है। अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या है कि आपको पैसा भी स्टेजेस में देना पड़ेगा, तो जैसे जैसे आप पैसा देंगे साथ साथ आपको ग्रोथ दिखती जाएगी। तो एक तो आपका ब्लॉकेज ऑफ मनी कम होगी, साथ में रिटर्न्स हायर होंगी बिकॉज यू हैव पेड द मनी इन इंस्टॉलमेंट्स, और जब तक आपको पोजीशन मिलने वाली होगी अच्छी आपको रिटर्न भी मिल जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कासिम आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक ईमेल हमें भेजा है मनोज है मुंबई से। ये जानना चाहते हैं दिल्ली NCR में स्टूडियो अपार्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं और आने वाले वर्षों में स्टूडियो अपार्टमेंट से कितना रेंटल कमाई हो सकती है। आपका बजट कितना है? अगर आपका बजट अच्छा है, बड़ा बजट लेके चले हैं तो क्लियरली गुड़गांव। मिडिल लेवल बजट है तो आई थिंक ग्रेटर नोएडा वेस्ट। अगर बजट थोड़ा कम है तो यमुना एक्सप्रेसवे पे थोड़ा आगे जा सकते हैं आप। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA जुलाई में हाउसिंग स्कीम 2014 शुरू करने जा रही है। इस हाउसिंग स्कीम में DDA ने ज्यादा से ज्यादा सस्ते घरों का निर्माण करने का फैसला किया है, जिससे कम आय वर्ग के लोगों को इस स्कीम का ज्यादा फायदा मिल सके। दिल्ली में अपने आशियाने की तलाश कर रहे लोगों के लिए अपना सपना सच करने का समय आ गया है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA जल्द ही हाउसिंग स्कीम 2014 शुरू करने वाला है। इस हाउसिंग स्कीम में DDA 26,000 से 27,000 फ्लैटों का निर्माण करेगा, जिसमें से 24,000 फ्लैट कम आय वर्ग के लोगों के लिए बनाए जाएंगे।
इस स्कीम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कीम डीडीए कम आय वर्ग को ध्यान में रखकर शुरू कर रहा है। इसमें मुख्यतः जो है एक रूम के सेट जो है जिसको हम पहले EWS कहते हैं, उसमें ज़्यादातर वही हैं, करीब 24,000 घर वो हैं, और उसके अलावा HIG, MIG, LIG हाउसेस हैं। डीडीए की इस हाउसिंग स्कीम का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को घर मुहैया कराना है जिनके पास अभी तक दिल्ली में अपना घर नहीं है। इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा फायदा ऐसे लोगों तक पहुंचाने के लिए डीडीए ने एक प्रस्ताव भी रखा है। डीडीए की इस स्कीम में ऐसा कोई भी व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकेगा जिसका दिल्ली NCR में उसके नाम से घर है। साथ ही डीडीए इस स्कीम का सारा लेखा जोखा भी ऑनलाइन ही करेगा। ये बेसिकली लोअर इनकम ग्रुप के लिए है, EWS हाउसेज जिसको कि अब हम 1 रूम अपार्टमेंट्स कह रहे हैं, और ये उन्हीं के लिए रहेंगे। और इस प्रकार की शर्तें जो है स्कीम में लगाई जाएंगी कि इसका लाभ स्कीम का उन्हीं लोगों को मिले जिनका कि अपना कोई घर नहीं है और लो इनकम ग्रुप के लोग हों। डीडीए इस हाउसिंग स्कीम में घरों का निर्माण अलग अलग चरणों में करेगा, जिसके पहले चरण की शुरुआत अगस्त के शुरुआती दिनों में की जा सकती है। डीडीए के मुताबिक मार्च 2015 तक सभी चरणों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। डीडीए ने इस स्कीम में घरों की कीमत 13 से 14 लाख रुपए के बीच रखी है। साथ ही डीडीए रोहिणी, द्वारका और नरेला में ज्यादा से ज्यादा फ्लैटों का निर्माण करेगा। दिल्ली से शिवांग माथुर के साथ सावन शर्मा, न्यूज़ 24। अगर आपकी भी प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी समस्या है, या आप किसी कानूनी मामले में फंस गए हैं, या आपका डेवलपर आपको कर रहा है परेशान, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है property24@bagnetwork.in।